इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की दुनिया के अंदर अपने अपने अंपायर होते थे, जो हर मुल्क अपने अंपायर खड़े करता था। और मेरे मैं 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूं, तो जो 10 साल थे, 10 साल से भी ज्यादा, कुछ 14-15 साल थे जिसमें अपने अपने अंपायर होते थे और बहुत इंतशार होता था क्रिकेट ग्राउंडों पे, क्योंकि जब टीम दूसरे मुल्क में जाके हारती थी वो कहती थी जी उनके अंपायरों ने हमें हरा दिया। और कई दफा ये ठीक होता था कि अपने अंपायर अपनी टीम की मदद करते थे। तो मुझे फख्र है कि मैं वो कप्तान था जिसने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, कि अंपायर एक तीसरे मुल्क के होने चाहिए जो न्यूट्रल हो, ताकि जो जीते और हारे वो हार मान जाए, ये ना कहे कि जी दूसरों के अंपायरों ने मुझे हरा दिया। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफा क्रिकेट की तारीख के अंदर हम न्यूट्रल अंपायर 1986 में लेके आए, और उसके बाद फिर सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर आ गए। और आज जो आप क्रिकेट मैचेस पे ग्राउंडों पे देखते हैं तो वो सारा इंतशार खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों को फैसले मुनसिफाना लगते हैं, क्योंकि अब उनको ये नहीं लगता कि अपने मुल्क के अंपायर अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं। अब मैं आता हूं पाकिस्तान पे। देखिए, मैंने जब तहरीक इंसाफ शुरू की थी 27 साल पहले, उसकी वजह यह थी कि मैं ये आपको बार बार बता चुका हूं, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, जो सारी दुनिया में मैं फिरा और क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया मैंने देखी, और खास तौर पर बरतानिया का निज़ाम, क्योंकि मैं वहां प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल उधर आधा साल इधर, और यूनिवर्सिटी भी उधर गया था। वो मैं जब जितना मैं निज़ाम समझता गया, मैं इस नतीजे पे आ गया कि जो हजरत अली का एक रज़ी अल्लाह ताला का कौल था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता, मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा निज़ाम में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम एक वो जो कायदे आज़म का और इलामा इकबाल की ख्वाब थी कि एक अजीम मिसाली इस्लामी रियासत बनानी थी हमने, फलाई रियासत, और वो जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पे रखी थी, अदल और इंसाफ पे, हम वो बन ही नहीं सकते जब तक हम इंसाफ ना लेके आए मुल्क। और ये जद्दोजहद रही है 27 साल से, 3.5 साल गवर्नमेंट में बैठ के पूरी कोशिश की कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊं, लेकिन एक आर्मी चीफ के पास वीटो पावर थी, उसने नहीं माना, उसने नहीं किया, क्योंकि वो करप्शन को यानी नाइंसाफी को बुरा नहीं समझता था। अब देखें, अभी जो हालात हैं मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं। पहले तो मैं अपना केस रखना चाहता हूं। अब ये हो क्या रहा है, 12 मई से हम ये जो जज दिलावर है इसके खिलाफ हमने कहा हुआ है कि हमें इसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरह इसने फर्द जुर्म मेरे पे लगा दिया, मुझे मेरे सुने बगैर, और वो भी आके जब मुझे गैर कानूनी तौर पे पकड़ा हुआ था इन्होंने जेल में, तो उसने वहां आके अदालत लगा दी, ना मेरे वकील को पता ना मुझे पता, और वहां आके फर्द जुर्म लगा दिया। तो हमें तब से पता चल गया कि यहां इंसाफ नहीं हमें मिलेगा। हमने एप्लीकेशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें हमारा ट्रांसफर किया जाए, हम किसी और जज के सामने केस लगाया जाए, ये हमारा हक है। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उन्होंने भी सबसे ज्यादा, जब 9 मई को मुझे जिस तरह घसीट के लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आईनी और गैर कानूनी था जो मुझे अगवा किया, उसने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के होते हुए उन्होंने उसको जायज करार दे दिया। तो हमें तो वहां भी बड़े गिले शिकवे आ रहे थे। उससे पहले तहरीक इंसाफ के हमारे जो इलेक्शन कमीशन के केसेस लगे हुए थे, हमारे जो वकील अनवर मंसूर, वो बार बार कहते थे कि यहां में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। और जो फॉरेन फंडिंग का केस था, हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि सबके इकट्ठे सुने जाएं, सारे जो बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, इकट्ठे सुने जाएं कि फंडिंग किधर से आती है, उनके केस सुने ना जाएं। ये आमिर फारूक के पास लगे हुए थे, हमें बड़ा इतराज था। फिर आजम स्वाति, उन्होंने तो बाकायदा लेटर देखा कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर जब वो हुआ, फिर उससे पहले टेरियन केस,
जो 3 मेंबर बेंच ने, जब 2 मेंबर्स ने कह दिया कि वो केस मेंटेनेबल नहीं है, जस्टिस साहब ने वो केस लेके बैठ गए। तो हमने फिर दोनों की तरफ, हमने दोनों जजेस का कहा कि ये हमें इन एम्पायर्स पे एतमाद नहीं है, ये हमारा राइट है। हमने रिक्यूजल का कहा। अब आज क्या होता है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हम पहले जब यहां से नहीं इंसाफ मिला, फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां इंसाफ नहीं मिलना था, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी पिटिशंस लगी हुई हैं हाई कोर्ट में, वो सब इकट्ठी सुनी जाए। अब आज इकट्ठी सुनी नहीं गई पिटिशंस। जो हमारी पिटिशन थी ट्रांसफर की, हमारी रिक्यूजल की, हमने कहा कि जस्टिस आमिर को हमारी नहीं सुननी चाहिए हमारी पिटिशंस, वो भी डिसमिस हो गई, वो इग्नोर हो गई। जो हमने गवाह का कहा हुआ था कि हमें गवाह का तो मौका दें कि हम फेयर ट्रायल, और अब तो मैं खैर वकील ही बन गया हूं कि आर्टिकल का आइन का 10A कहता है फेयर ट्रायल के अंदर हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपने गवाह पेश करें। और वो गवाह डाल दिए आगे, और कल उन्होंने कह दिया कि हुमायूं दिलावर हमारी फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन सके। अब हमारी फाइनल आर्ग्यूमेंट वकील कैसे करे जब हमारे गवाही नहीं पेश हुआ है? ये फेयर ट्रायल कैसे होता है? आज उन्होंने ये फैसला कर दिया। तो ना वो ट्रांसफर किया हुमायूं, ना उसका सुना हुमायूं का दिलावर का कि हमें ट्रांसफर चाहिए वहां से, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि सब इकट्ठी पिटिशन सुनी जाए, ना उन्होंने वो सुना। 7 पिटिशंस थी, उनमें से उन्होंने सिर्फ जो बाकी आगे कर दी या डिसमिस कर दी, और जो असल हम ट्रांसफर चाहते थे वो की नहीं। और ये भी नहीं उसे बाउंड किया कल दिलावर को, के जज दिलावर को, कि वो तब तक फैसला नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट्स पूरी नहीं सुन सकते जब तक हमारे गवाह पेश ना हो। अब वो कल के ऊपर फिर डाल दिए। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें, फैसला जो भी आ जाएगा डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्या मैं मुतमईन होऊंगा? क्या ये कौम मान जाएगी इस फैसले को? सबको पता है कि ये 200 तकरीबन केसेस हैं। मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, किसी तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। ये सबको पता है ये क्या हो रहा है। 9 मई जब भी इंशाल्लाह किसी दिन इस मुल्क में आज़ादाना तहकीकात होंगी, 9 मई पे चीज़ें सामने आ जाएंगी। और ये कभी भी नहीं हुआ कि एक साइड फैसला कर लेती है, गवर्नमेंट का फैसला कि जी तहरीक इंसाफ इसके अंदर गिल्टी है, हम कसूरवार हैं, और हमें हमारा मौक़िफ़ ही नहीं सामने रखा जा रहा। हमेशा जज दोनों साइड सुन के फैसला करता है। तो वो अब नज़र आ रहा है कि जिस तरफ जा रहा है, वो जो उन्होंने 9 मई के बाद जो किया, सारे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो गया। वो चलता आ रहा है, अभी भी क्रैकडाउन आ रहा है, और नजर आ रहा है कि किसी ना किसी तरह पार्टी को खत्म किया जाए। अब जो भी ये कर रहे हैं क्रैकडाउन, सारे जो भी लोग इसके पीछे हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि पार्टी तब खत्म होती है जब उसका वोट बैंक खत्म होता है? जरा बाजारों में निकल के देखें, देहातों में चले जाएं, पूछे तो सही लोगों से कि वो वोट किसके लिए डालेंगे। जितना जुल्म हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, उतना ही हमारा वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। पार्टी तो ऐसे नहीं खत्म होने लगी। तो अब पार्टी की इस वक्त 70 से 80% इस वक्त पाकिस्तान में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी लोग इसके साथ हैं। तो जो एक वो निज़ाम आ रहा है जो कि 70 से 80% लोगों की राय को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक और कोई निज़ाम लेना चाहते हैं। क्या हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? और मैं एक वो पाकिस्तानी होते हुए जिसका जीना मरना यहाँ है, जो बाहर नहीं जाने लगा, जिसके पास कोई पैसे बैंकों में बाहर नहीं पड़े हुए, कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, जो थी बेच के पाकिस्तान आ गया है, वो पाकिस्तानी आज कह रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है कि सोचें कि हम ये मुल्क से क्या कर रहे हैं। एक जमात और एक लीडर को बाहर करते कितना नुकसान कर रहे हैं अपने मुल्क को। और जो भी ये प्लान बन रहे हैं कि इसके कोई मुल्क चल जाएगा डंडे के जोर से, लोगों को जेलों में डाल के, एक पुलिस स्टेट बना के, उनको दुनिया की तारीख का कोई तारीख का आइडिया ही नहीं है।
आप ये देखें, मैं ये अपनी कौम को सिर्फ आपको एक किस्म का तारीख का लेसन भी देना चाहता हूं, हर अपने नौजवानों को खास तौर पर। मैं ये पहले भी कह चुका हूं, 1945 में दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप आधा हो गया, आधा चला गया जमहूरियत की तरफ, आधा चला गया ये पुलिस स्टेट बन गया डिक्टेटरशिप की तरफ। आधे में उन्होंने उनको बंद करके कंट्रोल किया, लोगों को उनकी आज़ादी राय ख़त्म की, हकीकी जमहूरियत ख़त्म कर दी, हकीकी आज़ादी ख़त्म कर दी, आधी आज़ाद हो गया। सारी दुनिया के सामने 50 साल के बाद नतीजा आ गया, जो आज़ाद थे वो खुशहाल हो गए। उस आज भी वो जो जिन मुल्कों के अंदर जो वो यूरोपियन थे जिधर आज़ादी नहीं थी, आज भी वो पीछे हैं अभी तक। हालांकि वो वहां जमहूरियत भी आ गई कई मुल्कों में, लेकिन अभी भी वो पीछे हैं। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, एक वही जर्मन लोग थे। जिधर डिक्टेटरशिप आ गई, यानी उनको इसी तरह की जो हमें जिस तरफ लेके जा रहे हैं, वहां गुर्बत आ गई। मुकाबला उसका वेस्ट जर्मनी में जो खुशहाल तरीन दुनिया की ताकतवर मुल्क बन गया माशी तौर पे। तो ये तो हम एक तारीख हमारे सामने है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में वही डिक्टेटरशिप, आज़ादी राय बंद, आज़ादी ख़त्म। आज नॉर्थ कोरिया को देखें, और जो हकीकी आज़ादी साउथ कोरिया में थी, वो खुशहाल दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क बन गया। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये जो हम करने जा रहे हैं, ये हम अपने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। हम ये जो एक अवाम को इनका जो सबसे बड़ा हक होता है वोट डालने का, आज़ादी राय, एक मुंतखब करे अवाम अपनी कौन सी गवर्नमेंट वो चाहते हैं, वो जो आज़ाद मुल्क होते हैं वही तरक्की करते हैं। हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और हम एक खौफ की फिजा ऐसी बनाई हुई है। यहां जो ताकत में है वो लोग ये समझते हैं कि जितना जुल्म करेंगे लोग डर जाएंगे, तो डर क्या जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, यानी खौफ के गुलाम बन जाएंगे, जुल्म के सामने झुक जाएंगे। जो मैं बार बार मिसाल देता हूं, जो यजीद ने किया कूफा के लोगों से, अपना गवर्नर बैठाया, उसने उनको जुल्म करके उनको सैम के वो लोग बना दिए जो जानवरों के ऊपर पहुंच, यानी जानवरों के लेवल पे पहुंच गए। तो आज हम वही कर रहे हैं पाकिस्तान से। मुझे आज अभी मैं वकीलों से मिल रहा था, उन्होंने मुझे खबर दी कि जो हमारे सीनियर लोग जेलों में, एक तो वो हैं जो कि हमारे कारकुन जेलों में बुरे हालात में हैं, लेकिन वो जवान हैं, तकड़े हैं, लेकिन जो सीनियर लोग हैं उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी, डॉक्टर यास्मीन कितनी दफ़ा बीमार हुई हैं, तकरीबन 75 साल की है। महमूद रशीद वो 70 साल से ऊपर है, उनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, बीमार हुए कितनी दफ़ा। एजाज चौधरी तकरीबन 10 केजी अपना वजन लूज कर बैठे, डायबिटिक हैं। आलिया हमजा बड़ी बुरी तरह बीमार रही, अभी उन्होंने वकील ने बताया कि इस बारी मिले वो थोड़ी ठीक थी। तो मैं उमर चीमा के हालात बताए, वो वेट लूज कर बैठा है, उसकी बीवी अदालत में गई, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है कि खौफ फैलाया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए लोगों को। और अली मीन हमारे पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट, उनके घर में 6 घंटे पुलिस घुस गई, कोई सर्च वारंट नहीं थी, सारा उसका घर उजाड़ा, चीजें तोड़ी। 80 साल के उनके वालिद थे, उनसे बदतमीजी की, धक्के दिए, गाड़ियां उठा के ले गए। तो ये क्या साबित कर रहे हैं इससे, यानी हम इस मुल्क को किधर धकेल रहे हैं। ये खौफ फैलाने के लिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम आज वो चीज कर रहे हैं कि अपनी पुलिस को तबाह कर रहे हैं। जब पुलिस से इस तरह की गैर कानूनी काम करवाते हैं हम, तो याद रखें पुलिस खुद भी ये कामों पे लग जाती है। आप जब पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि ये जाके किसी को घरों में घुसो, घर बर्बाद करो, खौफ फैलाने के लिए, तो हम पुलिस फोर्स को तबाह कर रहे हैं। आगे हमारी पुलिस के हालात अच्छे नहीं है। आगे हमें पता है कि हमारी पुलिस, लोग ओन नहीं करते अपनी पुलिस को, लोग समझते हैं
पख्तूनख्वा में हमने बड़ी मेहनत की थी जब आईजी दुरानी को हम लेके गए वहां, और उन्होंने पुलिस को एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाया कि अवाम और पुलिस एक हो गई। आज पख्तूनख्वा के अंदर वो नहीं हो रहा। आज पुलिस के खिलाफ नफरत हो रही है क्योंकि उससे गलत काम करवाए जा रहे हैं, उससे कानून तोड़ा जा रहा है। जिनका काम कानून को आप होल्ड करना है वो कानून तोड़ रहे हैं, और ये हर जगह हो रहा है। ये हर जगह जिधर तहरीक इंसाफ है, इसका 9 में से अब कोई ताल्लुक नहीं है। इफ्तिखार दुरानी को उठा लिया, वो तो मीडिया का आदमी है, उसका 9 में से क्या ताल्लुक है। इमरान रियाज अभी तक गायब हैं, 3 महीने होने लगे हैं, बच्चे हैं उनके, उसका 9 में से क्या ताल्लुक था। 9 में एक बहाना था, एक पहले से प्लान बना हुआ था पार्टी को क्रश करना। लेकिन पार्टी क्रश कैसे होगी जबकि उसका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, लोगों पर जुल्म करते जा रहे हैं, लेकिन पार्टी तो बढ़ती जा रही है। तो क्या या तो इलेक्शन कभी नहीं करवाना, लेकिन जब भी इलेक्शन होगा, ये मेरी आज आप पेशेंट गोई सुन लें, जैसा जो जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, जब इलेक्शन होगा और जो पब्लिक इस मुल्क की निकलेगी, आप जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ को जीतने से नहीं रोक सकते इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आज भी अपने उन लोगों को जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, मैं तो पीडीएम के लोगों को, सबको, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, सबको कहना चाहता हूं कि देखिए टाइम आ गया मुल्क का सोचने का। अपनी सोच जात बीच में से निकाल दें। जब भी मुल्क का सोचेंगे अपनी जात से हट के, हम सब बैठ के वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद।